Good morning, students. Today we discuss about some some properties of continuity and differentiability for JW main, which is very important, and also some problems which is already came in last year in different shape. Okay, so let's discuss with continuity. Okay, so here is the continuity. You already know what is continuity, but some techniques we have to know, short tricks where we can easily solve some problems. Okay, so we know generally the functions sin x, that means trigonometric function sin x, cos x, e to the power x, etc. are continuous, but greatest integer function ये हम लोग पहले ऑलरेडी किया हुआ है, that greatest integer function is discontinuous function because these are this is the graph, this is the graph of sin x, this is the graph of sin x, this is the graph of x, this identity function, this is y is equal to x or fx is equal to x. Okay, this is called identity function, a line, straight line passing through the origin. Okay, so ये भी continuous है, sin x ये भी continuous है, ये है fx is equal to 1 by x, तो ये discontinuous function का example है. डिसकंटिन्यूस फंक्शंस 1 बाई एक्स जो है ये डिसकंटिन्यूस होता है बिकॉज इसका ग्राफ जो है टोटली डिसकंटिन्यूस होता है. ठीक है, और उसके बाद ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका ग्राफ ऐसा होता है, तो ये हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस तरीके से. ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ ग्राफ्स ऑफ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस. कंटिन्यूस में ये कभी भी बीच में गैप नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूस होगा. ठीक है, यहाँ में भी देखो कोई भी गैप नहीं है, बट डिसकंटिन्यूस में बीच में गैप रहेगा, जैसे कि ये और ये टोटली डिसकनेक्टेड है. इसमें भी ये ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि इट इज़ टोटली डिसकनेक्टेड. ओके ओके, एंड कंटिन्यूटी का जो प्रॉपर्टीज़ था ये हम लोग को मालूम है कि एफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ है, एंड लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ है. ये भी एक प्रॉपर्टी था, तो इसमें हम लोग को मिला हुआ ऑलरेडी. और ये एक है कॉचीज डेफिनेशंस, ये जो है ये कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, सो इसमें क्या है, ये जनरली बीएससी में मिलता है. इफ ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए of its domain D, if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0. Okay, this is called epsilon and this is called delta. Okay, for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, मतलब delta जो है वो epsilon depends on epsilon, delta का वैल्यू जो है epsilon के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, तो epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of x minus a is less than delta implies modulus of fx minus fa लेस देन एप्साइलॉन. ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग को कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी मिला था वो तो डिफरेंटली मिला था, इस तरीके से मिला था. ये जो मिला था लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू राइट लिमिट. ठीक है, और इन अदर वर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए fx is equal to fa. ठीक है, ओके, सो नाउ इसका और इसका ये जो चीज़ें, ये जो लिखा है और ये लिखा है, दोनों सेम ही चीज़ें. इसको ये कोशिश जो क्राइटेरिया है, कोशिश डेफिनेशन है, ये रियल एनालिसिस में मिलता है जनरली, हायर मैथमेटिक्स में, जब डिग्री में बीएससी में मिलेगा या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी मिलता है ये. तो कोशिश डेफिनेशंस जो है वो इसको इस तरीके से डिफाइन किया, बट दोनों सेम ही चीज़ है. ये भी कंटिन्यूटी को डिफाइन करता है, ये भी कंटिन्यूटी को डिफाइन करता है, बट इसका मीनिंग क्या है देखो, एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है हम लोग लिखते हैं, इसको ही हमें दूसरे तरीके से लिखा है, हमें हम लोग लिखते हैं कि x टेंस टू ए, मतलब x का वैल्यू ए की तरफ जा रहा है, x इज अप्रोचेस टू ए, मतलब दोनों का वैल्यू, मतलब x जो है ए की तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से. तो x और a का बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा. ठीक है, बिकॉज x जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू ए, उसको हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल बोलते हैं, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब a और x का बीच में वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे x माइनस ए, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल आएगा, बिकॉज ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होता है. ठीक है, एक पॉइंट समथिंग का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, बिकॉज ये वेरी स्मॉल बोलते हैं, बिकॉज एक्स का वैल्यू जो है वो ए की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से
एक्स का वैल्यू ए की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स टेंस टू ए। ये हमें पॉजिटिव लिखने से मतलब राइट साइड से जा रहा है, नेगेटिव देने से लेफ्ट साइड से जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू भी, एक्स भी इसमें एक्स का वैल्यू लेफ्ट साइड से अगर है तो एक्स ए से छोटा होगा। एक्स का वैल्यू अगर इस तरफ से जा रहा है तो मतलब एक्स का वैल्यू ए से छोटा होगा। अगर राइट साइड से जा रहा है मतलब एक्स का वैल्यू ए से बड़ा होगा। तो एक्स का वैल्यू जो है वो ए से छोटा भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकते हैं, बट ए स्मॉल डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे कि हमने ए का वैल्यू 1 ले लिया तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है 0.99 ऐसा करके, बाद 0.99 0.999 ऐसा ऑलमोस्ट 1 के इक्वल ही होता है। और इस तरफ से अगर एक्स का इस तरफ से अगर 1 की तरफ जा रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है 1.001 मे बी 1.01 1.01 इस तरीके से। देखो तो ये दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, जस्ट 0.001 का 0.001 का डिफरेंस है। अगर ये एक्स का वैल्यू ये लिया तो 0.1 का डिफरेंस होता है। तो एक्स का वैल्यू जो है राइट साइड से भी 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, लेफ्ट साइड से भी 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है। तो ये जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है, तो अभी ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों का बीच डिफरेंस बहुत कम होगा। जैसे कि यहाँ में दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग ये जो है यहाँ में जो दिखा रहा है एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू 1, लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहा है, राइट साइड से भी 1 की तरफ जा रहा है। इस तरफ 999 0.99 0.999 0.49 ऐसा करके गया था, फर्स्ट ईयर में भी मैंने दिखाया था। फिर राइट साइड से भी ये 1.0 1.00 ऐसा करके 1 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ में जो ये जो एक्स टेंस टू 1 मतलब एक्स का वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है दोनों तरफ से। तो अभी अगर मैं ऐसे लिख दिया कि x - 1, तो x - 1 का वैल्यू क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बिकॉज अगर हम लोग ये 0.99 लिया तब तो यहाँ में 0.99 लिखने से 1 बड़ा हो जाएगा, 1 के अगर नेगेटिव है तो माइनस भी हो सकती है इसका वैल्यू। बट अगर हम लोग x का वैल्यू ये लिया 1.001 तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बिकॉज 1.001 यहाँ में डाल देने से 1.001 जो है 1 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ये मॉडुलस ऑफ x - 1 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको मॉडुलस में रखा है, ठीक है। अभी इसका वैल्यू जो है ये दोनों का बीच डिफरेंस कितना होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो उस स्मॉल नंबर को हम लोग यहाँ में ले लिया कि डेल्टा, जो यहाँ में डेल्टा दिखाई दे रहा है। तो एक्स और ए का बीच जो स्मॉल डिफरेंस है, मतलब एक्स और ए का बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग, इसका डिफरेंस जो है नेगेटिव में भी आ सकता है या पॉजिटिव में भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग ये मॉडुलस को लिखते हैं। और इसका वैल्यू जो है एक बहुत स्मॉल होता है, तो हम लोग ले लें कि डेल्टा एक बहुत स्मॉल नंबर है, तो इसका जो डिफरेंस है वो इससे भी छोटा होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, एक्स और ए जो है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो एक स्मॉल नंबर लिया जिससे भी इसका वैल्यू छोटा होगा, तो एक्स और ए मतलब क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल। तो डेल्टा हम लोग क्या लिया, एक वेरी स्मॉल नंबर। ये डेल्टा जो है पॉजिटिव नंबर है लेकिन एक बहुत स्मॉल नंबर है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस को सिंप्लीफाई करने से पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग क्या लिया, बहुत छोटा नंबर लिया। इसका मतलब क्या है कि एक्स और ए जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख के, कोशिश ने इसको कैसा लिखा, मॉडुलस ऑफ x - से लेस देन डेल्टा, ठीक है। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है जो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करने से, ये लिमिट लेके सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। जब तुम हायर स्टडी करोगे, हायर मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा रियल एनालिसिस में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं यूजिंग दिस वे, अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो, ठीक है। जो इस तरीके से सोचने में प्रॉब्लम होता है। ओके, सो नाउ अभी x टेंस टू a को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x - से लेस देन डेल्टा, ठीक है। सिमिलरली ये जो x टेंस टू a ये तो हो गया। अभी ये जो fx है इसमें देखो लिमिट x टेंस टू a, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू जब a की तरफ अप्रोच होगा तो fx का वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, fa की तरफ। fx का वैल्यू जो है वो fa की तरफ जा रहा है फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि fx और a का बीच में, fx और fa का बीच में बहुत स्मॉल डिफरेंस है। तो वो चीज़ इम्प्लाइज हम लोग यहाँ में लिखते हैं कि ये जो हम लोग ये जो टर्म होता है लिमिट x टेंस टू a इजिकल टू fx इजिकल टू fa। तो मतलब x का वैल्यू जब a की तरफ जा रहा है, मतलब x ऑलमोस्ट इक्वल टू a होगा जब, तो fx क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू fa। तो ये x टेंस टू a को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x - से लेस देन डेल्टा, मतलब x और a का बीच वेरी स्मॉल डिफरेंस है जो डेल्टा से भी छोटा है, और डेल्टा इटसेल्फ इज़ ए वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। डेल्टा जो है वेरी स्मॉल नंबर 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका वैल्यू उससे भी छोटा है, मतलब x और a का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो अभी
कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि एफ एक्स का वैल्यू भी, जब एक्स का वैल्यू ए ऑलमोस्ट इक्वल टू ए है तो एफ एक्स का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ ए होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन भी एक वेरी स्मॉल नंबर है। देखो यहाँ में दिखा हुआ है कि डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, डेल्टा जो है एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब एप्सिलॉन जो नंबर है उससे भी थोड़ा छोटा ले लो ये, ठीक है, बट दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये भी वेरी स्मॉल नंबर है, ये भी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, दोनों ही वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो एक्स का वैल्यू जो ऑलमोस्ट इक्वल टू ए होगा तो एफ एक्स का वैल्यू भी ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ ए होगा। तो ये दोनों डेल्टा और एप्सिलॉन ये दोनों वेरी स्मॉल नंबर है। डेल्टा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेल्टा का वैल्यू जो है जनरली हम लोग एप्सिलॉन से ज़्यादा नहीं लेते हैं, आइदर ही एप्सिलॉन के साथ इक्वल लेते हैं या एप्सिलॉन से छोटा लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जब ए के साथ ए की तरफ जाएगा तो एफ एक्स का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, एफ ए की तरफ जा रहा है। तो ये सेम कंडीशन, ये कंडीशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो है ये कॉचीज़ का कंडीशन है, डेफिनेशन ऑफ कोची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये जनरली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो रियल एनालिसिस, बीएससी में जो रियल एनालिसिस मिलेगा उसमें हम लोग इसका ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ हम लोग को चाहिए कभी कभी JEE में भी मेनली एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पर मेन में भी कभी कभी इसका ऊपर डिपेंड करके पूछ लेते हैं। तो इसलिए ये चीज़ को याद रखना होगा कि ये भी कंटिन्यूटी का एक डेफिनेशन है। जो हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए लिखते हैं, उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। जब इसका वैल्यू डेल्टा से छोटा होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा होने से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू ए की तरफ अप्रोच हो रहा है, मतलब एक्स इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ए, तब एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ ए। सो मतलब ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस हो रहा है एट दैट पॉइंट ए में, ठीक है। तो ये भी ये डेफिनेशंस को भी याद रखना, तो इसको ये भी हम लोग को यूज होता है, ठीक है। तो जो कोचिंग सेंटर्स होता है उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है, लेकिन नाम देते हैं कोचिंग बोल के, बिकॉज ये सारा चीज़ बीएससी में मिलता है तो हाई सेकेंडरी में स्टूडेंट को मिलता नहीं है, तो इसलिए वो लोग इसको डिफरेंटली बोलते हैं। ओके सर, नाउ सी, तो ये चीज़ ये हो गया कोचीज कंटिन्यूटी के डेफिनेशंस की मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। बट दोनों चीज़ सेम ही है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसा करने में हम लोग को ईजी होता है, ठीक है। जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ किस जगह में ईजी होता है। कुछ जगह में हम लोग को लिमिट निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट सी, ये तो मालूम है ये डेफिनेशंस कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एन इज इक्वल टू एफ ए। ये एक है कि इसमें देख लो, मैं एक बार बोल ही देता हूँ। ये है हीरोइंस डेफिनेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन कन्वर्जिंग टू ए, मतलब ये एक ए की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस ए एन ऑफ सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस तो मालूम है, सीक्वेंस सीरीज मिला हुआ है, तो सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस को लिखने का ये एक सिंबल है, ऐसा भी सीक्वेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस ए एन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डी कन्वर्जिंग टू ए, मतलब डी डोमेन है, तो ये जो सीक्वेंस है ये इसका डोमेन डी है और डोमेन से ये ए की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। द सीक्वेंस एफ ए कन्वर्जेस टू एफ एन इज कन्वर्जेस टू एफ ए, मतलब ए एन अगर ए की तरफ अप्रोच हो रहा है तो एफ ए किसकी तरफ अप्रोच होगा, एफ ए की तरफ अप्रोच होगा। मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले सकते हो, बिकॉज इन अप्रोच हो रहा है तो एफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन का वैल्यू अगर ए हो रहा है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन का वैल्यू एफ ए होगा। दिस डेफिनेशन इज मेनली यूज टू प्रूव डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, मतलब समटाइम कुछ फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हम लोग ये कंडीशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर इसमें अप्रोच कर रहा है तो ये जो है ये इसमें अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसका ऊपर इम्प्लाइज करके ये आता है, तो अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो इसका तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है। तो इसका ऊपर डिपेंड करके अगर ये हो गया तो ये हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं काउंटर पॉजिटिव, मतलब अगर ये हो गया तो ये होने का चांसेस है, ठीक है। देख लो, इसको तुम क्लास 10 पकड़ लो, इसको क्लास 12 पकड़ लो, तो अगर वो क्लास 10 पास है तो क्लास 12 पास हो सकता है, बट अगर वो क्लास 10 ही फेल हो गया तो क्लास 12 का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं
कंट्रा पॉजिटिव, मतलब इसमें अगर ये लिमिट n टेंस टू n इज इक्वल टू a नहीं हो रहा है, अगर इसका वैल्यू a नहीं आ रहा है तो एफ ए एन का वैल्यू एफ ए आने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको हम लोग उल्टा यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको हम लोग कंट्रा पॉजिटिव यूज़ करते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूटी करने के लिए। अगर हम लोग को शो करना है कि एफ एन ए इज इक्वल टू एफ ए होने से ये एफ एन जो है ये कंटिन्यूटी का कंडीशन है, देख लो ये कंटिन्यूटी का कंडीशन है। तो हम लोग को सपोज शो करने के लिए बोला कि एफ ए एन इज़ कंटिन्यूअस और नॉट, तो सपोज हम लोग को इसको निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए एन को निकालेंगे, ए एन में लिमिट लगा देंगे। ए एन में लिमिट लगाने से अगर ये नहीं आ रहा है, अगर ये नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि ये अगर नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा। क्लास 10 ही अगर पास नहीं है तो क्लास 12 कहाँ से पास होगा, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ है कि अगर हम लोग को अगर ये इक्वल आ गया तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एन इम्प्लाइज ए, तो ये होने से ये हो सकता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो लिमिट ए एन टेंस टू ए होने से ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तब तो ये होने का चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करने के लिए फर्स्ट हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि अगर ये हो रहा है तो इसका इम्प्लाइज ये भी होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको देखना है तो हम लोग फर्स्ट इसको चेक करेंगे कि लिमिट ए एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, अगर ए आ रहा है तो ये भी होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं हो रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब क्लास 10 अगर पास नहीं तो क्लास 12 कहाँ से पास होगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। Okay, so now next condition is continuity of a function at a point. We find its limit and value at that point, and if these two exist or equal then the function is continuous। तो मालूम है continuity का definition है, and formal definition ये है, ये जो मैंने अभी दिखाया था, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। एंड लेफ्ट कंटिन्यूटी, लेफ्ट लिमिट और ये राइट लिमिट, ये सब हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन, ये सारा क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये सारा हम लोग को ऑलरेडी किया हुआ है ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का, ठीक है। इक्वल के लिए लेफ्ट लिमिट लेना होगा, लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन आएगा, फिर उसमें लेफ्ट लिमिट पुट करना होगा, फिर राइट लिमिट के लिए तो ये करना। इसको ये क्वेश्चन जो है ये मैंने एक एग्ज़ाम में दिया था, जब हम लोग का लास्ट एग्ज़ाम होता शायद, तो एक्स इंटू 1/x, तो इसको कैसे करना है, लिमिट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इसको करने के लिए डायरेक्ट इसमें देखो एट 0 में एट दैट पॉइंट में वैल्यू निकालने से एट एक्स इज इक्वल टू 0 में एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, के दिया है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में एफ एक्स का वैल्यू के है, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देने से के आएगा, तो इसलिए एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो एफ इज इक्वल टू के आया। अभी अगर इसका वैल्यू भी के आ गया तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अभी इसमें लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स को यहाँ में डायरेक्ट लिख दिया। देखो यहाँ में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्यों नहीं लिया, क्योंकि डायरेक्ट भी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ले भी सकता है, बट नहीं लेने से भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। इसको अगर लिख दिया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, एक्स इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 के साथ इक्वल तो नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, बट इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये हमें दिया हुआ है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, ये आएगा। तो मतलब लेस देन 0 के लिए भी यही आएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही आएगा। तो इसलिए लेफ्ट लिमिट लेने से भी यही आएगा, राइट लिमिट लेने से भी यही आएगा। तो इसलिए हम लोग को लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा नॉट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो डायरेक्ट तुम ये डायरेक्ट कंडीशन को यहाँ में लगा सकते हो, ठीक है, विदाउट टेकिंग लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, बिकॉज ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इतना तक तो हो गया। तो अभी इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, अभी देखो इसमें ये जो है ये तो एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, मैंने पहले भी बोला था ऑसिलेटरी फंक्शन, और ये हो जाएगा बाई, इसको हम लोग बाई सैंडविच थ्योरम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया, लिमिट पुट करने से ये 0 हो जाएगा, और ये है ऑसिलेटरी फंक्शन, तो 0 इंटू ऑसिलेटरी फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू तो 0 आएगा, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू क्या आया, 0 आया, ठीक है। और हम लोग को मालूम है कि ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूटी कब होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स का वैल्यू किसके साथ इक्वल होना पड़ेगा, f0 के साथ इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो f0 का जगह में क्या पुट कर दिया, x0 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाला हुआ k, तो x0 का जगह में k पुट कर दो, f0 का जगह में k पुट कर दिया, और इसका वैल्यू मेरे को कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को मिल गया कि k का वैल्यू 0 है, तो ये हमें k का वैल्यू बोला था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये कोई एक एग्ज़ाम में आया हुआ था देखो, तो सिमिलरली इसको भी करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी किया हुआ है, तो मैं इसलिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, ये सब करना क्योंकि हम लोग को मालूम है कि प्रोसेस कैसा करना है। ठीक है, ये चीज़ को देख लो, ये इसमें पावर है तो इसलिए इसमें लॉग ले लिया। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा मत करना, डायरेक्ट ऐसा लिख लेना कि इसमें लॉग लिया तो ये पावर आगे आ जाएगा लॉग लेने से, लेकिन दोनों तरफ लॉग लेना होगा, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। राइट साइड में भी लॉग किया गया और लेफ्ट साइड में भी लॉग क्या हो गया, लॉग लेने से हम लोग उसको लिमिट के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, लिमिट को बाहर लेके लॉग का अंदर लिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ दिया। ठीक है, तो इसको देखो, ये क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है एकदम ये भी। ठीक है, तो अभी देख लो क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ JEE लास्ट ईयर। ओके, सो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल, देख लो, ओपन इंटरवल, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। ये इंटरवल में जितना भी पॉइंट दिया है अगर सब में ये कंटिन्यूअस है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एंड क्लोज इंटरवल दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट नॉन ब्रैकेट्स बिहेवियर। ओके, सो क्लोज इंटरवल के लिए f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल इफ f इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूअस होगा, अगर वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, एंड इफ f इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, मतलब राइट एंड कंटिन्यू, राइट लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा एंड लेफ्ट एंड लिमिट। ओके, ये कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एंड ये कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू ये होना पड़ेगा fa, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू b नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, fb, इसका साथ इक्वल होना पड़ेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखना क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट तो f इज कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल, इसका जितना भी पॉइंट है सब में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, और ये लेफ्ट लिमिट एट ये लास्ट पॉइंट में अगर लिमिट निकाला तो fa आना चाहिए, एंड इस तरफ भी लास्ट पॉइंट में अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, इसमें a में अगर राइट लिमिट निकाला तो f आना चाहिए, और ये b में अगर लेफ्ट लिमिट निकाला, ये नेगेटिव देखो, लेफ्ट लिमिट निकाला तो एफ भी आना चाहिए। ठीक है, राइट लिमिट, इसमें राइट लिमिट क्यों लिया, क्योंकि राइट साइड से जाने से, क्योंकि लेफ्ट साइड ए का लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट तो यहाँ में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए लेफ्ट लिमिट नहीं लिखा, ओनली राइट लिमिट। और इस तरफ इसमें देखो लेफ्ट लिमिट क्यों लिखा, क्योंकि बी का लेफ्ट वाला एलिमेंट ही यहाँ में है, राइट वाला एलिमेंट तो यहाँ में है ही नहीं, तो इसलिए राइट लिमिट नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को भी देखना, ये हम लोग को पहले नहीं मिला। ओके, सर नाउ अभी एक चार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट अगर कुछ याद रख लिया तो बहुत सारा, क्योंकि JEE में जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग को अगर डायरेक्ट दिमाग में है तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 1 सेकंड में। 4 मार्क का क्वेश्चन हम लोग 1 मिनट में ही 1 सेकंड में कर सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन ये -इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब ये पूरा रियल लाइन, पूरा रियल नंबर सिस्टम में किसी भी पॉइंट ले लो, सब में ये कंटिन्यूस होता है। ठीक है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी में जो भी इंटरवल ले लो सब में ये कंटिन्यूस होता है कांस्टेंट फंक्शन। या मैं के लिखा, बट के कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ये हम लोग को मालूम है। x⁴n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मालूम है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन में आता है, तो ये भी कंटिन्यूस होता है। x⁻n, अगर n पॉजिटिव नंबर है तो ये किस में कंटिन्यूस होगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -0, मतलब एक्सेप्ट 0 को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट में ये कंटिन्यूस होता है। ठीक है, समझ में आया ना, क्यों देख लो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने से मालूम पड़ जाएगा, बिकॉज ये माइनस के लिए ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, तो अगर x का वैल्यू हमें 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो 0 को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट में ये कंटिन्यूस हो जाएगा, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मॉडुलस फंक्शन, ये हम लोग मालूम है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, बिकॉज मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है मैंने पहले भी दिखाया था, ऐसा होता है। अगर ये a है तो ये a में जाकर ऐसा शार्प कोना निकालेगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट में कंटिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन जब भी आए तो डायरेक्ट तुम बिना सॉल्व कर डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा ही, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद ये है रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन क्या होगा, रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला टर्म अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हमें लिखा हुआ है कि माइनस ये सेट, मतलब जिस पॉइंट में नीचे वाला टर्म 0 हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सारा पॉइंट में ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ठीक है। जब भी ऐसा रैशनल फंक्शन देखो, ऊपर एक इक्वेशन दे दिया, नीचे एक इक्वेशन दे दिया, तो डायरेक्ट तुम नीचे वाला इक्वेशन को सॉल्व कर दो कि कौन सा पॉइंट में ये 0 हो रहा है, उसका वैल्यू निकाल दो। अगर ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे x-1 है, तो इसको 0 करके देख लो किस पॉइंट में ये 0 होता है,
एक्स इज इक्वल टू 1 में ये 0 हो जाएगा, तो मतलब ये पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट में ये डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर यहाँ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करके देख लो, एक्स सॉल्व इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करके देख लो, एक्स का वैल्यू क्या क्या आता है, 2 पॉइंट आएगा, ±1 आएगा, तो ये दोनों पॉइंट छोड़ के सारा पॉइंट में ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ थोड़ा डायरेक्ट करने में चाहिए, बिकॉज टाइम प्रॉब्लम भी होता है एग्जाम में। तो ये सारा चीज़ अगर इजी क्वेश्चन दिया तो उसको इमीडिएट करना चाहिए, और उसमें ज़्यादा टाइम लेने से जो टफ क्वेश्चन में टाइम चाहिए वो टाइम ज़्यादा दे पाओ, इसलिए ये सारा चीज़ अगर याद हुआ तो इजीली कर पाओगे। जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, साइन कॉस भी जो है ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, किसी भी पॉइंट ले लो ये इंटरवल में, रियल नंबर में। टेन जो है, टेन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट दिस, बिकॉज इसमें जो है 10 इन्फिनिटी हो जाता है π/2 और मल्टीपल से π/2 में, ये हम लोग को मिला हुआ है क्लास 11 में कि और मल्टीपल ऑफ π/2 में cos 10 जो है इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसलिए उसको छोड़ के बाकी सारा में ये कंटिन्यू। और ऑड क्यों बोला, देखो ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू π/2, ट्वाइस एन प्लस 1 जो ये ऑड नंबर ये देगा, इसमें इनका वैल्यू कुछ भी पुट कर दो ऑलवेज ऑड नंबर आएगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर में ये कंटिन्यूस होगा। कॉट जो है, कॉट क्या आएगा, ये पाई में इन्फिनिटी हो जाता है, जैसे कि कॉट पाई में इन्फिनिटी हो जाता है, तो इसलिए जितना भी पाई है 2 पाई 3 पाई, इसलिए जितना एन पाई लिख दिया हमें, सारा पाई को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट में ये कंटिन्यूस होता है। सेक जो है ये फिर से ऑड मल्टीपल में इन्फिनिटी हो जाता है, बाकी सारा में कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इस सारा चीज़ याद रखना तो इजीली कर पाओगे। तो इसमें और एक है, और कुछ है, देखो कॉसेक के लिए, कॉसेक क्या है, पाई माइनस इन्फिनिटी में, मतलब सारा रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, कॉसेक भी एन पाई को छोड़ के, बिकॉज साइन जो है वो एन पाई में 0 होता है। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है, पाई 2 पाई 3 पाई सब में साइन 0 होता है, तो कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो ऑब्वियसली 1/sin हो जाता है कॉसेक, तो इसलिए 1 में जब साइन 0 होगा 1/sin हो जाता है, तो साइन जब 0 होगा तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस सारा में कॉसेक इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस सारा को छोड़ के बाकी में ये कंटिन्यूस होता है। सिमिलरली e⁻x जो है, e⁻x तो कभी भी इन्फिनिटी होगा ही नहीं, इसमें सारा में कंटिन्यूस होता है। ठीक है, खाली इन्फिनिटी, अगर x का जगह में हमें इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी होगा, अदरवाइज इन्फिनिटी नहीं होता है। तो log x क्या हो जाएगा, यह सारा पॉजिटिव में, पॉजिटिव जो है 0 से इन्फिनिटी तक, जरा 0 से 0 भी नहीं है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर है सब में ये कंटिन्यूस होता है। तो ये सारा फंक्शन का अगर कंटिन्यू का ऊपर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट लिख दो ये कंटिन्यूस किस किस पॉइंट में, अगर ये टेबल याद है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लो प्रॉपर्टीज़। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा दिखा दूँ प्रॉपर्टीज़, बिकॉज बाद में समझने के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो और ये PDF में भेज दूंगा ग्रुप में, तो अच्छे से इसको नोट कर लेना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन f(x) and g(x) be two continuous function at x is equal to a, f(x) and g(x) भी टू कंटिन्यूस फंक्शन एट x is equal to a, तो f और g जो है वो दो कंटिन्यूस फंक्शन है x is equal to a में। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, ए में भी f(x) जो है वो भी a में कंटिन्यूस है, f भी जो है a भी कंटिन्यूस है। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग प्रूफ भी किया था NCERT बुक से कि कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तब भी ये कंटिन्यूस होगा, उसका प्लस माइनस करने से भी कंटिन्यूस होगा, इंटू करने से भी कंटिन्यूस होगा, डिवाइड करने से भी कंटिन्यूस होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग को मालूम है। ठीक है, NCERT बुक में मिला हुआ है। नेक्स्ट ये जो है इंपॉर्टेंट टिप्स देख लो। ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। तो ये हम लोग को मालूम है कि अगर उसका डोमेन में सारा पॉइंट में अगर ये कंटिन्यूस है तो ये कंटिन्यूस होगा, तो ये तो NCERT बुक में मिला हुआ था। नेक्स्ट ए फंक्शन f इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस ऑन द एंटायर रियल लाइन। समझ में आया, जब भी ऐसा ये टर्म लगा दे कि एवरीवेयर कंटिन्यूस, ठीक है, जब भी बोल दे कि एवरीवेयर कंटिन्यूस है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा कि ये रियल लाइन में, मतलब रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी में सारा नंबर में कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर सारा में कंटिन्यूस है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, जैसे कि e⁻x सब में कंटिन्यूस हो रहा था, अभी हम लोग टेबल में देखा था, साइन भी कंटिन्यूस, कॉस भी कंटिन्यूस होता है, x⁻n ये सारा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए कांस्टेंट, मतलब इंटीग्रल मतलब इंटीजर जो होता है, तो इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, f(x) इज कंटिन्यूस एट a एंड f(x) इज कंटिन्यूस एट gx is continuous at a, f(x) is continuous at ga, then f composition g all into x is continuous at f है। तो ये हम लोग को मालूम है, मैंने दिखाया था कि f composition g f एंड इज इक्वल टू क्या होता है, f अंडर ब्रैकेट g। तो अगर ये g f अंडर ब्रैकेट g है, तो g अगर a में कंटिन्यूस है, f अगर ga में कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली भी कंटिन्यूस होगा। f(x) is continuous in closed interval if it is bounded on this interval। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। f क्या है, f अगर f कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a, ये क्लोज इंटरवल में f कंटिन्यूस कब होगा,
सॉरी, अगर ये कंटिन्यूस है, एफ इज़ इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, अगर ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस ए, देन क्या हो जाएगा, इट इज़ बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। तो अगर ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो ये बाउंडेड भी होगा, ये एफ जो है ये बाउंडेड भी होगा। ठीक है, बाउंडेड मतलब देख लो, ये जनरली डिग्री लेवल में मिलता है कि एफ एक्स का वैल्यू जो है, यहाँ में कोई एक नंबर है, सपोज यहाँ में एक नंबर में लिख दिया डब्ल्यू और इस तरफ कोई एक नंबर है बी, तो ये एफ एक्स का वैल्यू जो है इस तरफ से भी बाउंडेड है, इसका बोलते हैं लोअर बाउंड, इसका बोलते हैं अपर बाउंड। तो एफ एक्स जो है इसके आगे नहीं जा सकता है, एफ एक्स का वैल्यू इससे छोटा भी नहीं हो सकता, तो एफ एक्स का वैल्यू ये दोनों का बीच में रहता है, तो दैट इज कॉल्ड बाउंडेड। ठीक है, तो जब भी बाउंडेड का केस आएगा क्लोज इंटरवल के केस में, देख लो ये कंटिन्यूस है कि नहीं, अगर ये कंटिन्यूस तो ये बाउंडेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन एंड क्लोज इंटरवल एकोमा बी सच दैट एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब ये एफ ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है और एफ बी का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो ऑपोजिट साइन, देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज वैनिश, तब कम से कम एक वैल्यू हम लोग को एक्स मिलेगा जिसमें एफ जो है ज़ीरो होगा। ठीक है, एफ जिसमें एक पॉइंट में एफ ज़ीरो होगा। सिंबलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ए अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, एफ बी अगर लेस देन ज़ीरो होगा, तो हम लोग को एक सी मिलेगा जहाँ में एफ सी ज़ीरो होगा। बहुत लोग बोल सकते हैं कि रूलिस थ्योरम, बट ये रूलिस थ्योरम नहीं है, रूलिस थ्योरम में एफ डैश सी ज़ीरो होता है। ठीक है, ये डिफरेंट है, तो इसको याद रखना कि अगर एफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, एफ बी लेस देन ज़ीरो हुआ, तो हम लोग को ऐसा एक पॉइंट सी मिलेगा जिसमें फंक्शन ज़ीरो होगा। ठीक है, उसके बीच में ए और बी का बीच में कोई एक पॉइंट सी मिलेगा जिसमें ये ज़ीरो होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये तो हम लोग को मिला हुआ है, इसको छोड़ दो, ये मिला हुआ है कंपोजिशन फंक्शन। तो अभी इसमें ये जो है डिसकंटिन्यूस फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन एफ विच इज़ नॉट कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए in its domain is said to be discontinuous at that point. The point A is called point of discontinuity of the function। तो ये तो मालूम है, जिसमें डिसकंटिन्यूटी, जिसमें कंटिन्यूस नहीं होता उसको डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं, और जिस पॉइंट में डिसकंटिन्यूस है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड डिसकंटिन्यूटी मे बी राइज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो ऐसे भी हो सकते हैं, देखो ये सारा केस में डिसकंटिन्यूटी हो सकता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बोथ मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है व इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है व दोनों का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, तब भी वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, मे बी ये एज वेल एज ये एग्जिस्ट, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं हो रहा है, तब भी ये अगर अनइक्वल हुआ, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो रहा, तब भी वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एंड दिस बोथ एग्जिस्ट बट आइदर ऑफ टू और बोथ नॉट इक्वल, मतलब यहाँ से कोई एक एग्जिस्ट हो रहा है, कोई एक इन्फिनिटी आ रहा है, बट दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और ये दोनों एग्जिस्ट हो रहा है, दोनों ही इक्वल नहीं हो रहा है एफ ए के साथ, सो दैट मीन्स ये बाय इसके खुद के साथ भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए रिमूवेबल, ये चीज़ देख लो, ए फंक्शन इज सेड टू हैव ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। A function f is said to have removable discontinuity at a if limit x tends to a positive fx is equal to limit x tends to a negative fx। ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल होगा, बट देयर कॉमन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एफ ए। मतलब ये दोनों तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है, बट उसका वैल्यू जो है एफ ए के साथ, मतलब एट दैट पॉइंट में जो वैल्यू होता है एट ए में एफ फंक्शन का जो वैल्यू होता है एफ ए, उसके साथ अगर इक्वल नहीं हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी का नाम है, देख लो कभी अगर बोल दिया गया क्वेश्चन में कि इज इट रिमूवेबल रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो ऑलवेज देखना है कि अगर ये दोनों इक्वल है कि नहीं, और अगर इसका वैल्यू इक्वल हो रहा है बट एफ ए के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो ये बाद में मालूम पड़ेगा, तो अभी जस्ट देख लो कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, सो दीज आर सिंपल टिप्स टेक्निक्स हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम कंटिन्यूटी। तो अभी मैं कुछ प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ठीक है, जो लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है डिफरेंशिएशन का, देख लो। तो ये जो क्वेश्चन है ये कब आया है, 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 7 जनवरी को शिफ्ट 1 में। ठीक है, इसमें से मालूम पड़ जाएगा कि कितना टफ क्वेश्चन आता है JEE में। देख लो, ये जो क्वेश्चन है x टू दी पावर k प्लस y टू दी पावर k इज इक्वल टू a टू दी पावर k, ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोल दिया कि a k इज़ ग्रेटर देन 0, a k जो है वो 0 से बड़ा है बोल दिया। तो इसमें ए के इज़ ग्रेटर देन 0, ए भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए भी पॉजिटिव नंबर है, के भी पॉजिटिव नंबर है, ये सारा कांस्टेंट है, यहाँ में एक्स एंड वाई ही वेरिएबल है। तो अभी बोला है कि इसका वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0 है, देन के का वैल्यू क्या होगा,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि डिफ्रेंशिएशन के रिलेटेड है, तो इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अगर 4 मार्क मिला तो इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो अभी देखो x टू दी पावर k, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया फर्स्ट, x टू दी पावर k का डिफ्रेंशिएशन k x टू दी पावर k माइनस 1, फॉर्मूला याद है x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, x टू दी पावर n का n x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस y टू दी पावर k के लिए आएगा k x टू दी पावर y माइनस 1, और y को फिर से करना होगा dy बाई dx, याद है ना। y को हम लोग x पकड़ लिया, वेरिएबल डिफरेंट है बोल के, तो x टू दी पावर k के लिए आया x टू दी k x टू दी पावर n माइनस 1, और y को x पकड़ा तो इसलिए y को फिर से किया dy बाई dx, मैं चैन रूल में भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको राइट साइड में लेके जाओ, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो k तो कैंसिल हो जाएगा, अभी दोनों का पावर सेम है, तो पावर एक करके x टू दी पावर x बाई वाई होल टू दी पावर k माइनस 1 कर दिया। अभी ये चीज़ को लेफ्ट साइड में लेके आया हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0, तो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया, ठीक है। तो अभी देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स ऑल टू दी पावर 1 माइनस के, ठीक है। तो अभी इसमें dy बाई डी एक्स, तो अभी देख लो इसमें क्या दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स ऑल टू दी पावर 3 इक्वल टू 0, ठीक है। वाई बाई एक्स ऑल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें दिया हुआ है कि ऊपर में यहाँ से देखो ये दोनों सेम इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये जो इक्वेशन बना, सॉरी, ये जो इक्वेशन बना तो ये ऑलमोस्ट सेम इसका जैसा बन गया, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स भी है, ऊपर में 1 माइनस के हमें 1/3 है, मतलब ये 1 माइनस के का वैल्यू क्या है 1/3, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 1/3 पुट कर दो, यहाँ से के का वैल्यू आ गया 2/3, ठीक है। तो इसका वैल्यू मिल गया 2/3। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसको हम लोग विदिन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से करने से इजीली क्वालिफाई हो जाएगा जेडब्ल्यू मेन, टफ नहीं होता है, ठीक है। देख लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम ईयर में आया है। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ क्लोज इंटरवल -7,0 से लेकर 8 तक, भी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -7,0, डिफरेंशिएबल बोल दिया ऑन दिस ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल बोल दिया, और ये क्लोज इंटरवल बोल दिया, ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, मतलब ये दिखाई दे रहा है मीन वैल्यू थ्योरम वाला कंडीशन दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है मीन वैल्यू में ये कंडीशन होता है कि कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल, एंड इसमें बोल दिया कि f-3 इज इक्वल टू f ऑफ -7 का वैल्यू क्या है -3 बोल दिया, एंड एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है <2 दे दिया, ठीक है। एंड फॉर ऑल सच फंक्शन f ऑफ -1 प्लस f0 लाइज इन द इंटरवल, ठीक है। तो अभी इसमें बोल दिया कि f ऑफ -1 f अंडर ब्रैकेट -1 प्लस f0, ये दोनों को प्लस करने से जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू कौन सा इंटरवल में है, ये इंटरवल में है ना, ये इंटरवल में है ना, ये इंटरवल में है ना, ये इंटरवल में है। तो मतलब हम लोग को जनरली बोल दिया कि ये इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। इनडायरेक्टली वही बोला कि इसका वैल्यू निकालो, f-1 f0, इसका वैल्यू निकालने से मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा इंटरवल में है, ठीक है। तो अभी देखो कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन यहाँ नहीं आता, तो देख लो ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू में। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि f ऑफ -7 का वैल्यू क्या है -3, एंड f डैश x का वैल्यू क्या दिया है -<2 दिया था, ठीक है। तो अभी इसमें दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूस दिया है ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल दिया है ओपन इंटरवल में, तो इसमें से मालूम पड़ेगा कि हम लोग को MBT यूज़ करना है, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अप्लाइंग लैग्रेंजेस MBT मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस A, B क्या है, B है ये इंटरवल था -7,0, ठीक है। तो FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस A, मतलब 0 -7, ठीक है। तो इसमें तो प्लस -7 प्लस हो जाना चाहिए था, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, तो ऐसे मिस प्रिंटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस A, तो इसको B का वैल्यू है 0, B 0 है, ओ FB माइनस FA, ठीक है। देख लो ऊपर में भी हमें एक प्रिंटिंग में मिस्टेक नहीं है, ठीक ही है।
देखो क्योंकि इसमें ये ए है ये बी है, तो ऊपर में आ जाना चाहिए। हम लोग जो है यहाँ में जो लिखा है एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी लिखा है, बट हम लोग अगर एफ बी माइनस एफ ए लिखता है तो यहाँ में आता एफ ज़ीरो माइनस एफ सेवन डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ज़ीरो माइनस सेवन। ठीक है, तो यहाँ में क्या किया, ऊपर से एक माइनस कॉमन लिया, नीचे से भी एक माइनस कॉमन लिया, माइनस कैंसिल कर दिया तो ये ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। देखो माइनस ऊपर से भी कॉमन लिया हुआ है, एफ माइनस आगे आ गया, जीरो बाद में आया, नीचे से भी अगर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस ये माइनस सेवन आगे आ जाएगा, जीरो बाद में चला जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस यहाँ में नीचे आ जाएगा माइनस सेवन जीरो, तो माइनस सेवन ही होगा। और ये वाला चीज़ आगे लिख दिया माइनस कॉमन लेके, तो ये ठीक है, तो ये ठीक ही है। और इजिकल टू एफ डेस, ये मालूम है हम लोग को मीन वैल्यू थ्योरम। तो एफ डेस सी का वैल्यू क्या दिया, लेस देन 2। एफ डेस एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो ऑब्वियसली एफ डेस सी का वैल्यू भी लेस देन 2 होगा, तो इसका वैल्यू लेस देन इजिकल टू 2 हो गया, तो मतलब इसका वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ माइनस 3 का वैल्यू, हमें एफ माइनस 7 का वैल्यू क्या दिया है, -3। एफ जीरो का वैल्यू दिया नहीं है, तो एफ जीरो का वैल्यू एफ जीरो ही रखो, क्योंकि हम लोग को निकालना है एफ जीरो का वैल्यू। तो अभी यहाँ से हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या होगा, इसका एफ जीरो का वैल्यू, ये -7 को तरफ लेके जाओ तो ये आ गया, मतलब एक माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया माइनस को। ठीक है, तो हम लोग का जो पहले वाला प्रॉपर्टी था वही ठीक था, यहाँ में -7 ऐसे माइनस प्लस ही हो रहा था डायरेक्ट। ठीक है, एक ही बात है, जो अभी फॉर्मूला यूज़ करो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस को कैंसिल कर दिया, एफ को 7 को राइट साइड में लेके गया तो ये में 14 हो गया, और ये 3 को राइट साइड में लेके जाओ तो -3 हो जाएगा, तो 14 - 3 बिकम 11। तो एफ जीरो का वैल्यू जो है लेस देन इज इक्वल टू 11। तो एक चीज़ तो हम लोग को मिल गया कि एफ जीरो का वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 11, 11 या 11 से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सी, अभी इसमें क्या हो गया, अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये तो -7,0 में लिया था ना, अभी -7,1 में, अभी इंटरवल चेंज कर दिया, -7,1 में लेने के लिए ट्राई किया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को -7,-1 में लेने के लिए ट्राई किया, बिकॉज हम लोग को f1 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर वैसे ही इसमें देखो f-7 -1। ठीक है, बहुत लोग इतना तक तो कर लेगा, बट यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत लोग को कि ये सोच नहीं पाएगा कि -1 लेने से इजीली आ जाएगा। देखो यहाँ में अगर हम लोग ये ज़ीरो, यहाँ में जीरो के अंदर है -1, -7 एंड ज़ीरो, इसके बीच में ही है -1, तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं। तो इसको ले लिया यहाँ में, तो इसको लेके सेम प्रोसेस किया, तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, सेम फॉर्मूला लगाया, लेस देन 2, इसमें भी लेस देन 2 ही होगा, बिकॉज ये जो इंटरवल है तो इसके अंदर ही है, जीरो एफ जी इसके अंदर ही पड़ता है ये इंटरवल। ठीक है, तो इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अभी इसमें से सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, इसमें से सिंप्लीफाई करके हम लोग को मिल गया ये, इसमें से सिंप्लीफाई करके मिल गया f-1 का वैल्यू कितना मिल गया, f-1 का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 9। ठीक है, पहले मिल गया था कि f0 का वैल्यू कितना मिला था, लेस देन इक्वल टू 11, f0 का वैल्यू मिला था लेस देन इज इक्वल टू 11, और यहाँ में मिल गया 9। तो ये दोनों को प्लस कर दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ये दोनों को प्लस करने के लिए बोला था, तो ये दोनों को प्लस कर दिया, तो इस लेस देन इज इक्वल टू 20। तो इसका वैल्यू जो है आइदर 20 और लेस देन 20। ठीक है, तो देख लो अभी कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आइदर 20 और लेस देन 20। ठीक है, 20 या 20 से छोटा होगा, तो कौन सा इंटरवल है इसमें दिखाई दे रहा है कि 20 या 20 से छोटा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें भी 20 है और 20 से छोटा भी है, लेकिन यहाँ में -6 तक ख़त्म हो गया, बट हम लोग का यहाँ में कोई कंडीशन नहीं था कि वो -6 में ख़त्म हो जाएगा, -6 से भी तो छोटा हो सकता है, 20 से छोटा भी तो -5 -3 ये सब भी तो 20 से छोटा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें देखो, ये 20 है और 20 से छोटा 6 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और ये तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ में 20 है ही नहीं, ये दोनों होगा ही नहीं, और यहाँ में ये होगा, बट लेकिन इसमें ये -6 लगा दिया कि क्लोज इंटरवल -6 से छोटा नहीं हो सकते, बट यहाँ में बोला कि 20 से लेस देन इज इक्वल टू 20, तो 20 से छोटा तो -5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -6 बोला तो -7 भी तो हो सकता है, -8 भी तो हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि -6 तक ही जाएगा, तो इसलिए ये वाला कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दिस करेक्ट। ठीक है, तो देखा ये कितना इजीली हम लोग कर दिया, तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा एक्स्ट्रा करके, तभी जाके तुम इस तरह कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर अच्छे से करोगे तो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन को देखो, इसमें बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लास्ट में करूँगा, बाद में करूँगा, अभी तक मैंने कराया नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है। ये देखो, एक लिमिट का क्वेश्चन आया, इसमें बोलते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये लिमिट। ठीक है,
तो ये लिमिट का जो वैल्यू है इसमें x टू द पावर 3 टू द पावर x 27/3 टू द पावर x -12 डिवाइडेड बाई 1/3 टू द x/2 -3/3 टू द पावर x। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होगा, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका वैल्यू जो है न्यूमेरिकल आएगा, कोई नंबर आएगा तो उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देखो, ऐसा क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें नेगेटिव रॉन्ग होने से भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज नेगेटिव मार्क्स तो नहीं है इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या किया, इसमें एक काम कर दिया कि 3 टू द पावर x/2 को t ले लिया। ठीक है, 3 टू द पावर x/2 को t ले लिया। तो यहाँ में क्या था, 3 टू द पावर x था, देख लो यहाँ में 3 टू द पावर x था। ठीक है, तो 3 टू द पावर x को हम लोग यहाँ में ऊपर में था, इसका जगह में था, इसके जगह में था 3 टू द पावर x। ठीक है, बट हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 टू द पावर x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही कर दिया। तो अभी 3/3 पर x/2 को t लिख दिया और ये स्क्वायर यहाँ में आ गया। ठीक है, और यहाँ में भी सेम वही किया, t स्क्वायर आया। ठीक है, नीचे भी t स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, नीचे तो t आना चाहिए था, 3 टू द पावर x/2 को t लिया था, नीचे में t आना चाहिए था। यहाँ में t स्क्वायर आएगा, यहाँ में t स्क्वायर आएगा, यहाँ में t स्क्वायर आएगा, बट एक में t आना चाहिए था, ये 1/, इसका जगह में t आना चाहिए था। हाँ ठीक है, 1/, में t आया। ठीक है, तो अभी एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके ये आ गया। ठीक है, अभी इसमें से ये t स्क्वायर एकदम इजी बन गया। देखो ये सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी इसमें t स्क्वायर -9। ठीक है, तो लिमिट वाला मैं कुछ प्रॉब्लम्स एक PDF भेजूँगा, उसमें से ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। इस टाइप का टेक्निक वाला बहुत सारा प्रॉब्लम मिल जाएगा। ये सारा BSc का है, तो हम लोग BSc में इससे भी टफ करते हैं। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है, ये इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। तो t स्क्वायर -9, तो इसको a स्क्वायर - b का फॉर्मूला में ट्राई करो, a + b × a - b। ठीक है, तो उसमें से क्या आ जाएगा, t - 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, t + 3 और ये t स्क्वायर -3 अभी इसमें पुट कर दो, आंसर आएगा 36 द करेक्ट आंसर। कितना इजीली देखो, 12 मार्क्स हम लोग को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट्स भी नहीं चाहिए, अगर हम लोग अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो ये 2020 में आया हुआ है सारा क्वेश्चन। तो ये है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो इसको अगर ग्राफ में डायरेक्ट दिखा देता है, इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसको ग्राफ को ड्रॉ करके देखना, ये इस तरीके से आएगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन का बोला है, तो मैंने इसमें देखो, इसमें बोल दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोला है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। एज विद अ सेट ऑफ पॉइंट्स, एज विद अ सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। एस जो है एक ऐसा सेट है जिसमें ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम लोग को निकालना कि एस क्या है। ठीक है, तो ये फंक्शन को कौन सा पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो उसका जो शार्प कॉर्नर होता है उसमें वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसका फर्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ किया, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। एक पॉइंट एक्स का जगह में वैल्यू पुट करके ट्राई करना इसको ड्रॉ करने के लिए, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसमें दिखाई दे रहा है कि ये शार्प कॉर्नर कहाँ में आ रहा है, ये एक शार्प कॉर्नर है, ये एक शार्प कॉर्नर है, ये एक शार्प कॉर्नर है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि शार्प कॉर्नर में जो है वो मॉडुलस फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये जो 3 पॉइंट है 1, 3 और 5, ये तीनों में ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो एस में क्या क्या पॉइंट आएगा, 1, 3 और 5। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ कैसे करके ग्राफ में से डिसकंटिन्यूटी निकालना है मैंने पहले सिखाया, मेरा प्रीवियस वीडियो को देख लेना, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाउ टू फाइंड द डिसकंटिन्यूटीज फ्रॉम दिस ग्राफ। ओके, सो अभी देखो, तो अभी हम लोग को क्या बोला, तो इतना ही क्वेश्चन नहीं था, उससे आगे भी क्वेश्चन बोला है कि हम लोग को ये निकालने के लिए f ऑफ अंडर ब्रैकेट fx। तो इसमें क्या क्या आएगा, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1, मॉडुल समेशन मतलब प्लस, देख लो ये समेशन मतलब प्लस। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिला, x का वैल्यू 1, 2 और 3। s में s इक्वल हम लोग को मिला था यहाँ में 1, 2 और 1, 3 और 5। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5। तो x का जगह में फर्स्ट 1 पुट कर दिया, फिर 3 पुट के प्लस आएगा समेशन से, फिर 3 और प्लस 5। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू हमें निकालना, पुट कर देना है। तो f अंडर ब्रैकेट f1। ठीक है, तो f1 का वैल्यू ये देखो f1, तो f1 का वैल्यू यहाँ से मालूम है, f1 का वैल्यू x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो f1 मिल जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो यहाँ में आ जाएगा -2 बिकम मॉडुलस के लिए प्लस हो जाएगा, और +2 -2 0, तो f1 का वैल्यू 0। तो ये जो f1 है, f1 का वैल्यू यहाँ में 0 आ गया, f1 का वैल्यू 0 आ गया।
ठीक है। सिमिलरली F2 का वैल्यू 2 आएगा, F5 का वैल्यू 0 आएगा। सब कैसे निकालना है, जस्ट x का वैल्यू ये जो फंक्शन है हमें पुट कर दो, x का वैल्यू ये फंक्शन में पुट कर देने से मालूम पड़ जाएगा। x का वैल्यू 3 पुट कर दो तो ये 0, 2 - 0 तो 2 हो जाएगा। 5 पुट कर दो, 5 - 2 = 2, 2 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी F0 का वैल्यू क्या होगा, F0 का वैल्यू भी वहाँ से निकाल दो 1, F2 का वैल्यू भी 1 है, सबका वैल्यू 1 आया, तो ये प्लस करने से 3। तो एकदम ईजी था, मेन कॉन्सेप्ट था खाली यही, जिसको ये चला चीज़ आएगा तो एकदम ईजिली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमा है। अभी तक मैंने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया नहीं। ठीक है, पढ़ाने के बाद मैं इसका ऊपर डिस्कस करूँगा मैक्सिमम मिनिमा। हाँ, मैक्सिमम मिनिमा का ऊपर बाद में डिस्कस करूँगा। ये भी मैक्सिमम मिनिमा का ऊपर है। इसमें देखो फिर से मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें बोल दिया क्या, द वैल्यू ऑफ C इन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम f(x) = दिस इंटरवल। तो ये इंटरवल में C का वैल्यू निकालने के लिए बोले। ये तो एकदम क्लास 12 का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्लास 12 में जो हम लोग को NCERT बुक में मिलता है ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल गया, तो ये मुझे करके दिखाना। ये मैं करने वाला है वो नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब बोनस है, क्योंकि NCERT बुक का क्वेश्चन दे दिया कि इसमें से C का वैल्यू निकालने के लिए बोला। वैल्यू ऑफ C इन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेयर दिस इज फंक्शन दे दिया ये बिटवीन 0 और 1। तो इसमें से C का वैल्यू क्या आएगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, तो हम लोग को मालूम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम FC का वैल्यू निकाल के ये F(c) = FB - F B - A करके C का वैल्यू निकालना है, जो लैग्रेंज थ्योरम वेरीफाई करने वाला कंडीशन तो हम लोग किया था। तो ये करना, बट ये क्वेश्चन देखो ऑलमोस्ट ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक मिसलेनियस से किया था, ये NCERT बुक से ऐसे टाइप का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन इसको देखने से मालूम पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया, तो ये क्वेश्चन को देख लो। इसमें बोला है कि व्हाट इज द y = yx be a functions एंड ये दिया हुआ है कंडीशन k इज़ कांस्टेंट। ये हमें y 1/2 का वैल्यू ये होगा, एंड देन dy/dx एट x = 1/2। dy/dx का वैल्यू क्या है, एट x = 1/2 में डिफरेंशिएशन निकाल, सेम वही क्वेश्चन दे दिया, खाली थोड़ा चेंज कर दिया, हमें k लगा दिया। तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दो। ठीक है, हम लोग उधर में स्क्वायरिंग किया था, बट वहाँ में ये k नहीं था, तो इसलिए स्क्वायरिंग कर दिया था, रूट कैंसिल हो गया था। बट यहाँ में k लगा दिया, तो इसलिए हम लोग उसको क्या किया, डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं किया। स्क्वायरिंग करने से a+b² फॉर्मूला लगा के फिर रूट आ जाएगा 2ab में, तो इसलिए स्क्वायर नहीं लगाया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको देख लेना, डिफरेंशिएशन तो आता ही है। ठीक है, ये u/b फॉर्मूला लगाया। ठीक है, √x का आएगा 1/2 √x, और जिसका अंदर x पकड़ उसको फिर से किया तो 1 - x, उसका डिफरेंशिएशन -2x। सिमिलरली इसमें भी u/b फॉर्मूला लगाया, फिर सबको लेफ्ट साइड में कर दिया। यानी इसमें से दो चीज़ इसमें से देख लो, जिसमें dy मतलब y' मतलब dy/dx, तो y' को लेफ्ट साइड में रखा, बाकी सारा टर्म को राइट साइड में लेके गया, क्योंकि हम लोग को dy/dx चाहिए। तो y' का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, तो y' का वैल्यू इसको नीचे लेके जाओ। ठीक है, इसको यहाँ नीचे लेके आ सकते हैं, तो dy/dx वैल्यू निकल जाएगा। तो अभी इसमें से देखो, इसमें दिखा देता है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। ये इसमें जो ये कंडीशन था, ये y अंडर ब्रैकेट 1/2 = -1/4 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब x का, इसका मतलब क्या है कि yx, इसमें देख लो yx = y, तो x का वैल्यू ये जो है ये y है, और ये yx है, तो y के अंदर जो है x है, तो y के अंदर जो है x है, तो x का वैल्यू जो 1/2 होगा, इसको इनडायरेक्टली ऐसा करके दिया हुआ है, तो x का वैल्यू जो 1/2 होगा, तो राइट साइड में क्या, तो y, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ पुट कर देना है हमें, x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू -1/4, ये हमें पुट कर दो, तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये समझ में आया ना। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया। बहुत लोग बोलते हैं कि JEE का एक्सपर्ट होना चाहिए JEE को पढ़ाने के लिए, तो ये सारा क्वेश्चंस पढ़ाने के लिए कोई एक्सपर्ट का ज़रूरत नहीं है। ये तो BSc लेवल का भी, BSc फर्स्ट सेमेस्टर वाला क्वेश्चन है, तो उससे भी बहुत टफ डिग्री में आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत देखने से आ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि एकदम बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा से पढ़ने से तभी JEE क्वालिफाई होगा, तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको कोटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अच्छे से पढ़ने से आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ट्राई करो। तो मैं ट्राई करूँगा और भी क्वेश्चंस यूनिट वाइज सॉल्व करने के लिए। तो डिफरेंशिएशन का तो मैंने दिया है, और ट्राई करूँगा मैं बाकी वाला भी देने के लिए। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस कॉपी में नोट कर लेना और ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। तो यूनिट वाइज मैं देता जाऊँगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला दूंगा, फिर इंटीग्रेशन वाला दूंगा। ओके, सो
ट्राई करना, और ये करने के लिए तो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना टफ होता नहीं है। JEE एडवांस में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। थोड़ा अगर दिमाग लगा के किए तो इजीली हो जाएगा। तो मैंने जो नोट दिया वो नोट को कॉपी में, वो मैं PDF दे दूँगा ग्रुप में, उसको कॉपी कर लेना, नोट कॉपी में उसको लिख लेना, और ये सारा क्वेश्चन भी कॉपी में लिख लेना। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस।